चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स, ये इसके लर्निंग आउटकम्स हैं जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन या फोर्स को समझने के लिए आप ये बात समझ लें कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन ब्रिंग थ्री चेंजेस। इट कैन चेंज शेप, इट कैन चेंज डायरेक्शन एंड इट कैन चेंज स्पीड। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, हम लोगों को पता है, चैप्टर हमने पढ़ाया था। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सर मेजर कर सकते हैं। Anything that has unit and magnitude is called a physical quantity. तो force is a physical quantity which means आप force को measure भी कर सकते हैं और force का magnitude भी है, ठीक है। लेकिन force तीन काम कर सकती है। किसी भी object का shape change कर सकती है। shape change करने का मतलब है volume change करना, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, स्पीड भी। वेरी गुड, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और स्पीड भी चेंज कर सकती है। तो फोर्स कैन डू दीज थ्री थिंग्स, चेंज शेप, चेंज डायरेक्शन, चेंज स्पीड। किसी भी जगह पर अगर आप शेप चेंज होते हुए देख रहे हैं तो इट मींस इट इज ड्यू टू फोर्स। डायरेक्शन चेंज होते हुए देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो भी वो फोर्स की वजह से है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, मतलब अगर आप रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक रहे हैं, सो दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट न्यूटन है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसका यूनिट और मैग्नीट्यूड तो है लेकिन साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी है। मतलब अगर आप सिर्फ बताते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स लेकिन डायरेक्शन नहीं बताते तो आप उसकी मीनिंग को कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल इफ यू से दैट अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड यू डू नॉट टेल द डायरेक्शन, देन द मीनिंग इज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाइड कि वो फोर्स जो 10 न्यूटन की आपने अप्लाई करनी है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब फोर्स की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है वेट, जो आप चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हो कि वेट इज अ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट टू पुल इट टुवर्ड्स सेंटर। इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg, जिसमें g ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और ये भी हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास और अर्थ पर इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर kg है। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस इन रिस्पॉन्स टू वेट। जैसे कि आप देखें एक टेबल पर एक बुक रखी है फॉर एग्जांपल, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है इस पर वो वेट फोर्स है, ठीक है। मतलब जो फोर्स बुक टेबल पर लगा रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो 20 न्यूटन लेट से लग रही है डाउनवर्ड्स। तो क्या टेबल बुक पर फोर्स नहीं लगा रही होगी? तो इन रिस्पॉन्स टू वेट द फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द बुक इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसमें जो लफ्ज नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल का मतलब आप लोगों को पता होगा 90 डिग्री कहते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर, तो which means this force which is normal reaction force is always 90 degree to the surface, ठीक है। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के 90 डिग्री पर होगी। क्लियर है यहां तक सबको? नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, यहां से आप लोग कॉपी करें, टेंशन एंड अपथ्रस्ट। सर जो आपने R लिखा है that stands for normal reaction. यस, R सिंबल है नॉर्मल रिएक्शन का, जैसे वेट के लिए W रिप्रेजेंट करता है। Okay. ओके, देखिए थर्ड फोर्स इज टेंशन फोर्स। अच्छा, टेंशन फोर्स इज द फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, कॉर्ड, रोप, स्प्रिंग, किसी भी तरह की जो आपके पास वायर्स हो गई, केबल्स हो गई, उनमें अगर फोर्स है तो टेंशन फोर्स होगी, लेकिन ये इन रिस्पॉन्स टू एक्शन फोर्स होगी। जैसे इस केस में आप देखें एक ऑब्जेक्ट को आपने सस्पेंड किया है बाय यूजिंग दिस स्ट्रिंग, तो लेट्स से अगर उस ऑब्जेक्ट का मास 500 ग्राम है विच इज 0.5 kg, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है वो 5 न्यूटन है। अब इस डाउनवर्ड फोर्स विच इज वेट फोर्स, इसके रिस्पॉन्स में जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखने के लिए, इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। सो टेंशन फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वेट नहीं होगा ना तो टेंशन फोर्स भी नहीं होगी, अगर वेट ज्यादा होगा तो टेंशन फोर्स भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो टेंशन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन वेट और इसी वजह से टेंशन और वेट एक दूसरे के ऑपोजिट है। जिस तरह यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वाज इन रिस्पॉन्स टू वेट फोर्स, अगर वेट नहीं होता तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी नहीं होती। वेट ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगी।
वेट कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम होगी। ठीक है, और हर सरफेस की हर जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि आप जितना दिल चाहे वेट अप्लाई करें और सरफेस उतनी उतनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर सके। ऑफ कोर्स अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो वो सरफेस टूट जाएगी। जैसे एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर आप एक लिमिट तक वेट या कोई ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अगर ज्यादा मैसिव ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे और वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतना अप्लाई नहीं कर सकता, वो सरफेस टूट जाती है। इसी तरह से ये स्ट्रिंग भी टूट सकता है किसी एक लिमिट के बाद, लेकिन उस लिमिट से पहले पहले तक जितना ज्यादा आप वेट अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा टेंशन फोर्स ये स्ट्रिंग अप्लाई करेगा अपनी लिमिट से पहले पहले तक। ठीक है, इसी तरह से अब थ्रस्ट है। इस केस में आप देखें बोट फ्लोट कर रही है, पानी के ऊपर है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स जो बोट पानी पर अप्लाई कर रही है इज वेट फोर्स, लेकिन जो पानी फोर्स अप्लाई कर रहा है बोट के ऊपर उसको बैलेंस रखने के लिए, उसको फ्लोटिंग रखने के लिए इज द अपथ्रस्ट। तो द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड on the boat या on the substance that is floating is called upthrust। जितना ज्यादा वेट होता है उतना ज्यादा अपथ्रस्ट होता है। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लिक्विड्स जो है वो, जैसे आप मैं अगर मैं बोलूँ उसमें ये आयरन का ऑब्जेक्ट होता तो ऑफ कोर्स ये सिंक कर जाता, क्योंकि आयरन का वेट ज्यादा होगा, जितना ये अपथ्रस्ट नहीं लगा पाएगा लिक्विड उस सरफेस पर, तो ऑफ कोर्स फिर वो सिंक कर जाएगा ऑब्जेक्ट। तो लेकिन वो सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड से, उनको लिक्विड उतनी ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर पाते हैं जितना उनका वेट होता है। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? ओके सर यस जोहा। सर अगर आप जैसे एक बॉल को हवा में उछालते हैं तो सर लाइक आप वेट से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं जिस वजह से वो बॉल मतलब ऊपर एयर में एलिवेट करेगा, तो सर फिर हम लोग वेट से ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं। उस वक्त वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थोड़ी होती है, वो तो आपकी एक्शन फोर्स है, मतलब आप उसको पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, उसकी बात हो रही है। ओके सर, आंसर अपथ्रस्ट वो है कि अगर वेट है तो फिर वाटर मतलब उसी वेट के फोर्स जितना फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग है तो इसका मतलब है कि उसका अपथ्रस्ट और उसका वेट बराबर है। आंसर ऐसे हो सकता है कि अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा हो और वो ऑब्जेक्ट फिर ऊपर हो। रिएक्शन फोर्स कभी भी एक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होती। थ्रस्ट, फिफ्थ फोर्स इज थ्रस्ट, और थ्रस्ट इज द फॉरवर्ड फोर्स कॉज्ड बाय द इंजन टू मेक ऑब्जेक्ट मूव। ये कंबशन रिएक्शन के बाद या फ्यूल अगर बर्न हो रहा है उसके बाद, जैसे अगर हम बात करते हैं एक कार को अगर आप मूव करवा रहे हैं तो विदाउट इंजन तो वो मूव नहीं करेगी ना, विदाउट कंबशन रिएक्शन विदाउट थ्रस्ट फॉरवर्ड फोर्स जनरेट नहीं कर सकती कार। इसी तरह से अगर आप रॉकेट की बात करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें इंजन जो है वो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में थ्रस्ट फोर्स का जो है वो रोल है सारा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स? इट इज द फॉरवर्ड फोर्स कॉज्ड बाय द इंजन टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव। कंबशन रिएक्शन होगा, फ्यूल बर्न होगा, तो थ्रस्ट फोर्स क्रिएट होगी और ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, ओके। नाउ टाइप 6 इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओपोज मोशन एंड प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को ओपोज करेगा, विच मीन अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मूव करने से रोकना या उसको स्लो डाउन करना फ्रिक्शन का काम है। और जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी तो ऑब्जेक्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा और हीट एनर्जी को बढ़ाएगा। ये हम चैप्टर नंबर 6 में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओपोज मोशन एंड प्रोड्यूस हीट, विच मींस के स्पीड को रिड्यूस करना, स्पीड को कम करना। टायर में जैसे होता है। किसमें? टायर्स एंड रोड। टायर एंड रोड, यस। कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर इन कांटेक्ट हैं तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट से रोकने का काम फ्रिक्शनल फोर्स का काम है। ठीक है, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होगी। अगर यस सर करंट और वायर में फ्रिक्शन हो सकती है? नहीं, वहां पर उसको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कहेंगे, वो कोलिजन्स की वजह से है। ओके सर।
ठीक है, तो इट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड्स होगी। दूसरी बात ये, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया होगा इन कांटेक्ट विद द सरफेस, उतना ज्यादा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतना ज्यादा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स होगी। एक बात और जो आपने याद रखनी है वो ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट कर रही। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हमेशा एक्ट करती हैं उन ऑब्जेक्ट्स पर जो मूव कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि एयर रेजिस्टेंस इज इन बिटवीन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड एयर। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं एरोप्लेन की, ठीक है, तो अगर हम एयरप्लेन की बात करेंगे तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स को ही आप एयर रेजिस्टेंस कह रहे होंगे। मूविंग ऑब्जेक्ट और एयर इन कांटेक्ट हैं, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी, जितना ज्यादा उसकी स्पीड होगी उतना ज्यादा उस पर एयर रेजिस्टेंस होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। एयर रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? सर एयर रेजिस्टेंस को ड्रैग फोर्स क्यों बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस को नहीं कहते, इसको कहते हैं, या आप किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स को ड्रैग फोर्स कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ड्रैग फोर्सेस एक्चुअली वो फोर्सेस हैं जो फ्लूइड में एक्ट करती हैं। अब एयर भी फ्लूइड है ना, ठीक है, जी सर। तो सर तो एयर रेजिस्टेंस का मतलब? रेजिस्टेंस इन मोशन बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ फ्लूइड। सर तो जैसे एरोप्लेन है तो ऐसा मतलब कि एरोप्लेन के रास्ते में एयर पार्टिकल्स हैं तो वो स्लो डाउन कर जाता है बिकॉज कोई क्लियर पाथ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो फिर एरोप्लेन को स्लो डाउन करने के लिए ये वाली फोर्स नहीं होती जो एयर पार्टिकल्स की वजह से लग रही है, बिकॉज ऑफ एरोप्लेन and the collisions of the air particles with the aeroplane. ओके सर। एट्थ फोर्स, जो थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर। फ्रिक्शनल फोर्स की ही तीन टाइप्स है ना, ये फ्रिक्शन खुद और फिर एयर रेजिस्टेंस और विस्कस या ड्रैग। अगर हम बात करते हैं सबमरीन की, ठीक है, तो सबमरीन मूव्स अंडर वाटर, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स experienced by the submarine while moving underwater is viscous or drag force. सेम काम है इसका भी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगी, जितना ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स होगी, और तमाम बातें वही होंगी जो फ्रिक्शनल फोर्सेस के लिए। ठीक है, जी सर। एयर रेजिस्टेंस और विस्कस ड्रैग एक ही टाइप के तीन फोर्सेस हैं, फर्क इनमें सिर्फ लोकेशन का है। जैसे अगर आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो लेट्स से आप मूविंग टायर एंड रोड की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। एयर रेजिस्टेंस में अगर आप एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, लैंड, एयर एंड वाटर। हाँ, मतलब लोकेशन का डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट एक ही यूज होगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ेंगी, चाहे वो विस्कस हो, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो या फ्रिक्शन हो। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ेंगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होंगी, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए होंगी, ऑब्जेक्ट जो स्लाइड करना चाह रहा होगा उसको स्लाइड करने से, उसको मूव करने से रोकने के लिए होंगी। ठीक है, कितनी फोर्सेस हो गई? 8 हो गई ना, 8 फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितनी हो गई? 8 हो गई यहां तक। जी सर। नाम सुनाए जरा जल्दी से, कितनी है? वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, थ्रस्ट, एयर रेजिस्टेंस, normal reaction, थ्रस्ट, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस ड्रैग। नाम याद हो गए आपको इन 8 फोर्सेस के? यस जोहा। सर अगर थ्रस्ट फोर्स और एयर रेजिस्टेंस दोनों की फोर्सेस इक्वल हो तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके सर। अभी हम ये डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, यही वाली चीज डिस्कस करेंगे जो आपने पूछा है ना, इसको हम जरा और डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी करें फिर हम। ओके, अब आप मेरी बात सुने जरा गौर से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मतलब
AS में भी और A2 में भी। O लेवल्स में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन AS और A2 में भी आएगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये वाली स्लाइड जो है, ठीक है। जब भी आप कोई भी केस पढ़ेंगे, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डायनामिक्स से रिलेटेड होगा, डायनामिक्स का मतलब है फोर्सेस से रिलेटेड होगा, किसी ऑब्जेक्ट। अच्छा, डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that is actually related to the study of motion without reference to force, ठीक है। लेकिन डायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट को, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट पर फोर्स का क्या इफेक्ट है, फोर्स उसकी मूवमेंट को किस तरह से चेंज कर रही है या किस तरह से इफेक्टिव है उस पर, इसको कहते हैं डायनामिक्स, ठीक है। तो कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलेटेड टू फोर्सेस उसका मोशन पढ़ रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि उस पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी फोर्स आपकी एक्ट कर रही है। वेरी गुड। सबसे पहली चीज ये देखेंगे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फिर दूसरी बात आप ये देखेंगे कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। मैंने कहा जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन को आप स्टडी कर रहे हैं विद रेफरेंस टू फोर्स, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। फिर फाइनली उसके रिजल्टेंट की बात होगी जिसके लिए हमने वेक्टर्स पढ़े हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आपको पता है कि कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो आप रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल सकते होंगे, ठीक है। उससे आप ये डिसाइड करेंगे कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, अनबैलेंस्ड हैं, और इसके अलावा कोई तीसरा केस होगा ही नहीं। या तो फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी या फिर फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर अयान है, इनका मास होगा तकरीबन कोई, अयान आपका मास कितना है? कभी किया है आपने वेट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कभी यूज किया है? क्या मास है आपका? किसी को अपना मास पता है? सर 60 फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट का मास है तो उसका वेट कितना होगा? 600 न्यूटन उसका वेट होगा। इस वक्त आप लोग फॉर एग्जांपल चेयर पे बैठे हुए हैं, तो अगर एक स्टूडेंट चेयर पे बैठा है तो उसने वेट फोर्स कितनी लगाई हुई है चेयर पे? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन। चेयर कितनी फोर्स लगा रही है उस स्टूडेंट के ऊपर? 600 न्यूटन। ठीक है, तो उतनी लगाएगी उतनी ही लगाएगी जितना वेट लग रहा है, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा कि इस वक्त रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? सर 0 होगी। 0 रिजल्टेंट फोर्स है। 0 600 माइनस 600। बैलेंस्ड फोर्सेस का केस कब होगा? जब ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, ठीक है। विच मींस जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी अपवर्ड फोर्स हो, जितनी फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है उतनी फोर्स टुवर्ड्स राइट हो, विच मींस रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, विच मींस देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है बात? सर बैलेंस फोर्स भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर इंक्लूड होती है, लाइक उसका 9th पार्ट? नहीं, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्स ये टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, ये कंडीशन है, ऑब्जेक्ट की स्टेट है कि फोर्सेस तो उस पर लग रही हैं लेकिन अब वो फोर्सेस फाइनली ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड हैं या ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस के तौर पे बिहेव कर रही हैं। ओके ओके। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ फोर्स, ये आपके पास स्टेट को डिफाइन करेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है जी सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दे, कार है और उस कार के ऊपर थ्रस्ट फोर्स है 1000 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स है 1000 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इस कार पर कितनी है? 0 करते हैं 1000 न्यूटन की जो है वो Zero. थ्रस्ट फोर्स है और 1000 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस कार पर है 0, ठीक है। दोनों केसेस में जैसे कि मैंने आपका केस बताया कि अ पर्सन सिटिंग ऑन चेयर हैज 0 रिजल्टेंट फोर्स, RF का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स, और 0 न्यूटन लिखा हुआ है, ये ऑन या कुछ और नहीं लिखा हुआ, ये 0 न्यूटन लिखा हुआ है, 0 न्यूटन, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्सेस 0 हों तो सिर्फ दो बातें हो सकती हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा जैसे कि हम रेस्ट में हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन आपकी खत्म कर दूं। कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि अभी जोहा ने भी बोला, एक सवाल किया था जोहा ने कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर 1000 न्यूटन की थ्रस्ट फोर्स है और 1000 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स है तो क्या वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा या चल रहा होगा? आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस पर? ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा या चल रहा होगा? होगा। चल रहा होगा सर, दोनों वही है। क्यों? चल रहा होगा सर।
क्यों चल रहा होगा? 2000 हो जाएगा। 2000 कहाँ से हो जाएगा बेटा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। अच्छा फिर वेक्टर है ना, वेक्टर अगर 180 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो आता है। सेम मैग्नीट्यूड की दो फोर्सेस 180 डिग्री पर हो तो जीरो रिजल्टेंट क्रिएट करती हैं। चैप्टर नंबर 1 वेक्टर्स एडिशन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। मेरे सवाल का आप लोग जवाब दें कि अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होना चाहिए था, तो वो कौन स्टूडेंट्स हैं? सिर्फ अपना मतलब जिनको कंफ्यूजन भी हो रही है तो वो मुझे बता दें ताकि मैं उनकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं। यहाँ पे जोहा, आपको ऐसा लग रहा है कि इस जी ऑब्जेक्ट को सर, रुका होना चाहिए? तो मेरा आपसे ऑब्जेक्ट सवाल को रुका है। जी सर सर, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, चलें, जिसको ये लग यस रहा सर, है, यस मुझे जिसको लग रहा है उससे मेरा सवाल ये है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट पर होती है या नहीं होती? सर होती है, नहीं होती? सर होती है सर, मेरा ख्याल है। नहीं होती बेटा। सर मूविंग इधर लिखा हुआ है नहीं। फ्रिक्शनल फोर्सेस रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पर नहीं होती। नहीं होती, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओपोज मोशन, मोर स्पीड मोर फ्रिक्शन। सही है, लिखवाया है ना मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में। अगर स्पीड 0 होगी तो फ्रिक्शन ही पाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग क्यों रही है? ठीक है, देखिए बेटा, जब आप कार स्टार्ट करते हैं और थ्रस्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होती है। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती है, और जब थ्रस्ट और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाती है ना तो गाड़ी रुक नहीं जाती। गाड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाना या कम करना, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, which means there will be no change to velocity of the object. The object will continue its velocity, और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जब नहीं आपने सर। कार को स्टार्ट किया फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, थ्रस्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट ने स्पीड गेन की, स्पीड गेन करते ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। सही है? जी और सर। फाइनली थ्रस्ट और फ्रिक्शन जैसे ही इक्वल होंगे, ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो होना चाहिए। क्या फोर्स मास चेंज कर सकती है? सर किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर सकते हैं हम फोर्स के थ्रू? नहीं सर, नहीं कर सकते। क्या डेंसिटी चेंज कर सकते हैं? चेंज इन शेप का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, तो इसका मतलब है फोर्स कैन चेंज डेंसिटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हो तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं या फिर अनबैलेंस्ड। ठीक है, फोर्स के कितने टाइप्स हैं? सर 8। नाम बताएं जरा, नेम ऑल द फोर्सेस। सर वेट, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, थ्रस्ट, रेजिस्टेंस, बैलेंस फोर्स। ठीक है, और बैलेंस फोर्स इज नॉट टाइप ऑफ फोर्स, ये कंडीशन ऑफ फोर्सेस, ये स्टेट है। एट रेस्ट, ये एट रेस्ट इज नॉट अ फोर्स। क्या हो गया तुम लोगों को? ये क्या बता रहे हो? ये 8 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, अप थ्रस्ट, फ्रिक्शन, डिस्कस ब्रेक भूल गया और जी विस्कस सर बैक। आगे सर। ओके जी, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं या अनबैलेंस्ड है। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। जिसमें एग्जांपल है पर्सन सिटिंग ऑन चेयर, तो दो फोर्सेस उस पर लग रही हैं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और अगर वो इक्वल और ऑपोजिट है तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। इसी तरह से बुक लाइंग ऑन टेबल, दो फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन और वेट, और वो इक्वल और ऑपोजिट है, इसलिए हम कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन है। अ कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, फोन कीजिएगा मुझे। अ कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी बैलेंस फोर्स की ही कंडीशन है। और ये कब होगा? जब थ्रस्ट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फॉरवर्ड फोर्सेस और बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होंगी तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स लगने का मतलब है ऑब्जेक्ट मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है।
ठीक है। देन रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन या फिर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, व्हिच मींस के रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। इसमें F क्या चीज है? फोर्स। इसमें F फोर्स नहीं है बेटा, इसमें F रिजल्टेंट फोर्स है। सही है। अब मैं बताता हूं कि फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 0 होगी। और रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब है एक्सेलरेशन 0। ठीक है। विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा जैसे कि आपने यहां पर पढ़ लिया, या फिर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज केस नंबर 2। यहां तक क्लियर हो गया सबको? दोबारा बता देता हूं। मुझे बताएं अयान, एक बुक टेबल पर रखी हुई है, इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सर वेट। हाँ बताएं, नाम बताएं फोर्सेस के। सर हाँ सॉरी भूल गया सर, गलती हो गई। एक वेट होगी सर, हाँ और एक आई थिंक नॉर्मल रिएक्शन। हाँ जी सर। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एक एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है अपवर्ड्स, ऐसे ही है ना? जी सर। जी। तो बैलेंस फोर्स का केस है, अनबैलेंस फोर्स का केस है? बैलेंस फोर्स। सर बैलेंस। सर बैलेंस होगा ना। क्यों बैलेंस फोर्स का केस क्यों है? बैलेंस कर लेगा ना, जितनी फोर्स नीचे है उतनी ही फोर्स ऊपर भी है, ऊपर होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। इसी तरह से अगर एक कार है, 500 न्यूटन की थ्रस्ट फोर्स है और 500 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स है, गाड़ी चल रही होगी या रुकी हुई होगी? सर चल रही होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी अगर कांस्टेंट स्पीड पर चल रही होगी। वेरी गुड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट नहीं करती। ठीक है। तो दोनों ही केसेस मैंने आपको बताया बैलेंस फोर्सेस के केस हैं, और बैलेंस फोर्स अगर होगी तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। इसका मतलब है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है। दूसरा केस जब आप देखें अनबैलेंस फोर्स का केस कब होगा? लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर थ्रस्ट फोर्स है 1000 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स है 400 न्यूटन, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? ठीक है, 600 न्यूटन की फॉरवर्ड फोर्स है, क्योंकि 400 लग रही है बैकवर्ड और 1000 लग रही है फॉरवर्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 1000 और 400 का रिजल्टेंट कितना आएगा? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन आएगा। और आगे की तरफ क्यों आ रहा है, पीछे की? सर पीछे कम है ना फोर्स। वेरी गुड। रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा जिस तरफ फोर्स होगी उस तरफ पॉइंट आउट करेगी, व्हिच मींस 1000 न्यूटन की तरफ ही 600 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स का होगा। एक्सेलरेशन इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें, F इज इक्वल टू ma लिखा हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन ऐसा तो नहीं। लेकिन ये फोर्स है ना, ये 1000 भी नहीं है, ये 400 भी नहीं है, ये 600 है सर ये रिजल्टेंट फोर्स। यस। कभी भी आप इस फॉर्मूला में फोर्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, हमेशा रिजल्टेंट फोर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 600 न्यूटन फोर्स है, 300 किलोग्राम उसका मास है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब है वो रेस्ट में नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन का मतलब पता है आप लोगों को? हर एक सेकंड में 2 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी है उसका। इसका मतलब है अगर उसकी वेलोसिटी अभी 2 मीटर्स पर सेकंड है तो एक सेकंड के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 रहेगी। ठीक है। 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड एवरी सेकंड। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगी, एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगी, फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विद अ चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो उस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सर ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स और सर वैक्यूम में तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। हाँ भाई बता रहा हूँ, नंबर ऑफ फोर्सेस बताएं सब, सोचें जरा। अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही, तो उस पर मुझे बताएं कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। तो ये बताएं कि ये बैलेंस फोर्सेस का केस है या अनबैलेंस फोर्सेस का केस है?
सर अनबैलेंस होगी आई थिंक। अच्छा, अगर बैलेंस फोर्सेस का केस होता तो एटलीस्ट कितनी फोर्सेस होती? दो फोर्सेस होती ना। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ठीक है, अनबैलेंस है। तो ये अनबैलेंस फोर्स का केस है। मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास होता है या नहीं होता? जी सर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास होता है ना। यस। तो अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स की जगह पे मैं क्या लिखूं? वेट। फोर्स की जगह पे उसका वेट लिखना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट 10 kg का है तो उसका वेट कितना होगा? 100 सर। अब हम इसी के केस 2 को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल विदाउट एयर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल विद एयर। ठीक है, अब एयर रेजिस्टेंस को आप इंक्लूड करेंगे। सेम ऑब्जेक्ट है, मास उसका 10 kg है। जब आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं टाइम 0 पर, तो बताएं इस पर कितनी फोर्सेस लगनी है? सर दो, वेट और एयर। सर वेट लगेगा और ये वेट और Air resistance. एयर रेजिस्टेंस इनिशियली नहीं लगेगी। वजह यह है कि इनिशियली उसकी स्पीड 0 है। सही है। एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी इनिशियली? क्योंकि जब आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उस वक्त वो मूव तो नहीं कर रहा ना। इनिशियली जब आप उसको छोड़ेंगे तो उस वक्त वो रेस्ट में होगा ना। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी? 0। तो इनिशियली सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर, वो है इस ऑब्जेक्ट का वेट। और वेट ही अनबैलेंस्ड फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स है, और वो 100 न्यूटन है इस केस में। एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड। जी सर नॉर्मल रिएक्शन लग सकती है? नॉर्मल रिएक्शन तब होती है जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर हो। ओके। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, अब वो किसी सरफेस से इन कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, और इनिशियली उसकी स्पीड है भी 0। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो है वेट फोर्स, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा, अर्थ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और वो फोर्स होगी उस ऑब्जेक्ट का वेट। मतलब आपने निकाला मास के थ्रू उसका वेट विच इज 100 न्यूटन, तो आपने एक्सेलरेशन निकाल ली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि अब अगले सेकंड इसकी स्पीड जो होगी ना वो 10 मीटर्स पर सेकंड होगी, अगर इनिशियली 0 थी। क्योंकि 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकंड एवरी सेकंड। क्लियर हो गई यहां तक बात? जी सर। सर ये एयर रेजिस्टेंस इनिशियल क्यों 0 होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा ना इनिशियली। जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो वो अब मूव करना शुरू करेगा। जी सर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है? सर 10 मीटर पर सेकंड। क्या अब भी एयर रेजिस्टेंस 0 होगी? नहीं सर, अभी मूव कर रहा है ना। अब वो मूव कर रहा है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो मैंने अपनी मर्जी से 20 लिख दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं की है। आप भी लिख सकते हैं कोई भी वैल्यू, लेकिन 0 नहीं लिख सकते आप। तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल 20 लिखा है, तो मुझे बताओ एयर रेजिस्टेंस 20 है और वेट 100 है, रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 80 होगी। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, वो होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन पहले कितनी थी? सर 10। अब कितनी है? 8 कम हो गई है सर। वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा? जी सर आएगा।
चेंज आएगा लेकिन 8 का आएगा। 10 से 8 का चेंज आ गया तो वेलोसिटी अब कितनी हो गई? 18 हो गई। देखो चेंज इन वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकेंड आ गया ना। अब तो 10 तो पहले ही था, तो 10 में 8 ऐड हो गया तो ये हो गया कितना? 18। जी सर, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आने का, एक्सेलरेट कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, अपनी स्पीड चेंज कर रहा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आई है, इसका मतलब अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो 10 पहले से थी, 8 बढ़ा दी आपने, सही है। स्पीड बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है या नहीं बढ़ती? बढ़ती है सर। तो पहले 20 थी, अब 50 हो गई एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस 50 है और वेट 100 है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? 50 होगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स 50 है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है तो वेलोसिटी 18 थी, कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। वेलोसिटी के बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स कम हो गई है। रिजल्टेंट फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन कम हो गई है। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो करेगा लेकिन अब 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज आएगा उसमें। मतलब पहले 23 थी तो अब कितनी हो गई? 25। लेट्स से 25 पर इसकी एयर रेजिस्टेंस 100 न्यूटन हो जाती है, बराबर हो जाती है वेट के, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? सर 0 क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स भी 100 हो गई है और अपवर्ड फोर्स भी 100 हो गई है, को कट आउट करेंगे सर। रिजल्टेंट फोर्स 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब है ऑब्जेक्ट इस ही वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा, 25 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से टुवर्ड्स अर्थ मूव करेगा। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मुझे बताएं इनिशियली एयर रेजिस्टेंस हमने 0 क्यों लिखी है यहाँ पर? सर लेस पर था ना। क्योंकि सर उस वक्त वो मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, वहीं पे था। वेरी गुड। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ऊपर या नीचे? अपवर्ड्स। ऊपर। ऊपर। ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर, ऑपोजिट। दूसरी बात, एयर रेजिस्टेंस रिएक्शन फोर्स है, कभी भी एक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ज्यादा होगी भी तो वापस लेवल करेगी इसको, ठीक। देखें 100 न्यूटन की वेट फोर्स थी, एयर रेजिस्टेंस 100 न्यूटन पर जाकर रुक जाएगी, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सर ये 110 नहीं हो सकती? 110 नहीं हो सकती क्योंकि मैंने आपको बताया एयर रेजिस्टेंस रिएक्शन फोर्स है, वेट एक्शन फोर्स है, सही है। रिएक्शन फोर्स एक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होती अनलेस के कोई और एक्सटर्नल फैक्टर उसको चेंज करे, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि वो किस वजह से चेंज हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? इंटेलिजेंट और ये और वो, और देखो आप इंटेलिजेंट है, सवाल पूरा समझा दिया, फिर तो आप समझाएंगे। जी सर हो गया। ओके सर हो गया। अच्छा, सुने इसमें ये कि देखें दो ग्राफ आपने बनाए, एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ। जल्दी से मुझे दोनों ग्राफ के ग्रेडियंट्स के बारे में बताएं। इस ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है सर, उसका डिक्रीज हो रहा है। और इस ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीजिंग। ग्रेडियंट ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन होती है, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यस सर। ठीक है। और ग्रेडियंट डिक्रीजिंग का मतलब है एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही थी, 10, 8, 5, 2 फिर 0, और इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। तो अगर विदाउट एयर के लिए अगर आपसे वो पूछें ग्राफ कैसा होगा तो वो ये ग्राफ होगा, और अगर आप
विद एयर के लिए बात करेंगे तो फिर ये ग्राफ ऐसा होगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी, तो आप क्या बताएंगे? टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने ड्रॉप किया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब उसको मूव करवाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स सब रिस्पांसिबल। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन खुद। ठीक है, उसको उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, व्हेन द टू फोर्सेस वेट एंड एयर रेजिस्टेंस आर इक्वल and there is no resultant force acting on the object and the object has zero acceleration, so that maximum velocity is called terminal velocity. अब मुझे बताएं कि रिएक्शन टाइम किसे कहते हैं? Time taken by person to react, for example time taken after observing an obstacle till brakes are applied। मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने एकदम से देखा कि स्पीड ब्रेकर है आपके सामने, या कोई फॉर एग्जांपल कोई पेट आ जाता है, ठीक है, और आप उसको देखकर ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो देखने के बाद से ब्रेक अप्लाई करने तक जो आपने रिएक्शन का टाइम लिया है ना, इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम, विच मीन्स एक किसी भी एक नए इवेंट के बाद आपने रिस्पॉन्स कितनी देर में दिया है। जैसे अक्सर लोग एक सिग्नल पे खड़े हुए हैं और सिग्नल रेड से ग्रीन होना है, तो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा आप उसको देखेंगे, देखने के बाद आप एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे। तो जो डिले है बिटवीन सिग्नल बीइंग ग्रीन एंड द एक्सेलरेटर प्रेस्ड इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, अब Yes, sir. रिएक्शन टाइम और थिंकिंग डिस्टेंस। अगर आप गाड़ी चलाते हुए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गाड़ी चला रहे थे और लाइट से सिग्नल ग्रीन था, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते वो एकदम से रेड हो गया और आपने सिग्नल पर रुकना है, तो ग्रीन सिग्नल से जब रेड हुआ है तो ऑफ कोर्स आपने ब्रेक अप्लाई करने हैं, लेकिन सिग्नल को रेड देखने के बाद आपने ब्रेक अप्लाई करने हैं, ठीक है ना? तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया है ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, या इसके अलावा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने कोई ऑब्स्टेकल देखा, जैसे स्पीड ब्रेकर आपने देखा जो आपको पहले नजर नहीं आ रहा था, लेकिन स्पीड ब्रेकर को देखने के बाद आपने ब्रेक प्रेस किया, लेकिन जो ड्यूरिंग द डिसीजन, जितनी देर में आप टाइम रिएक्ट करने से पहले डिसाइड कर रहे थे, उस वक्त भी गाड़ी चल रही थी ना। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्या कहते हैं पर्सन ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम इज कॉल्ड थिंकिंग डिस्टेंस। अब देखें, अब आपने ब्रेक प्रेस कर लिया, लेकिन ऑफ कोर्स ब्रेक प्रेस करते ही जो है वो कार या साइकिल जो भी आप चला रहे हैं, या आप खुद भी अभी इवन भाग रहे हैं, और भागते हुए भी तो ऐसे ही होता है ना, भागते भागते अगर आपको एकदम से रुकना होता है तो जो आपने डिस्टेंस किया उस वक्त भी आप भाग ही रहे होते हैं, है ना? जी सर। जी सर। वो जो डिसीजन लेने में भी आपने जितना डिस्टेंस कवर किया वो तो थिंकिंग डिस्टेंस हो गया, लेकिन एक और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड टिल द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जी सर। ब्रेकिंग डिस्टेंस। और स्टॉपिंग डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंसेस का सम होता है, मतलब आप इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, मतलब अगर थिंकिंग डिस्टेंस आपका 5 मीटर है और ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका फॉर एग्जांपल 50 मीटर्स है, तो 50 प्लस 5 इज 55 मीटर्स, दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है जी। अब इस ग्राफ में मुझे देखें, y एक्सिस पर है स्पीड और x एक्सिस पर है टाइम। मुझे जल्दी से बता दें आप लोग कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेलरेशन सर। एक्सेलरेशन होती है। रिपीट कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने नहीं लिखा हुआ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, पहले वो लिख लें अपने पास। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होती है, ठीक है? जिन लोगों को पता है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पता वो अपने पास एक लाइन ऊपर लिख लें, यहाँ पर नीचे लिख लें कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। नाउ एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में से ग्रेडियंट निकालते हैं तो आपको मिलती है एक्सेलरेशन, और अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में से निकालते हैं एरिया तो आपको मिलता है डिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, टाइम 0 पर स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 है, ठीक है, और टाइम 0.4 पर स्पीड कितनी है?
10। इसका मतलब है 0 से लेकर 0.4 तक स्पीड चेंज नहीं हुई और 0.4 पर एकदम से स्पीड कम होना शुरू हो गई। आप देखें कि 0.4 के बाद स्पीड रिड्यूस हो रही है। उससे पहले हम सोच रहे थे सर। वेरी गुड। तो इस टाइम को हम कहते हैं यहाँ पर, अगर इस ग्राफ के लिए हम बात करते हैं तो दिस इज द रिएक्शन टाइम बिकॉज इट टुक 0.4 सेकेंड फॉर द ड्राइवर टू अप्लाई द ब्रेक्स। तो 0.4 सेकेंड तक वो करता क्या रहा? सोच रहा था। वो सोच रहा था। ऑफ कोर्स जब आप कोई नई सिचुएशन देखते हैं तो पहले आप उस पर डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अगर एक सिग्नल ग्रीन है और वो रेड हो जाए एकदम से, तो फिर आप ब्रेक अप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं एक टाइम पर कि आपने ग्रीन सिग्नल को रेड देखा और अब आपने ब्रेक अप्लाई करने हैं। सिमिलरली अगर एक रेड सिग्नल है और वो ग्रीन होता है तो जब आप उस रेड सिग्नल को ग्रीन देखेंगे तभी तो आप एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे। तो इन बिटवीन आप टाइम ले रहे होते हैं कि आप क्या करेंगे। तो मुझे बताएं टाइम 0, उसने एक्चुअली उस नई सिचुएशन को ऑब्जर्व कब किया था? उसने ऑब्जर्व किया था एट टाइम 0। उस वक्त उसकी स्पीड थी 10, लेकिन 0 से लेकर 0.4 सेकंड तक उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो नई सिचुएशन जो भी थी उसमें आप सोच रहे थे कि क्या करना है। तो 0.4 सेकंड पर ब्रेक अप्लाई हो गया। अब अगर मैं 0 से लेकर 0.4 तक ग्राफ का एरिया लेता हूं, एरिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस मिल जाएगा। थिंकिंग डिस्टेंस मिलेगा। थिंकिंग डिस्टेंस। सिर्फ डिस्टेंस नहीं मिलेगा, इस वक्त मिलेगा थिंकिंग डिस्टेंस बिकॉज ये वो डिस्टेंस है जो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम उस ड्राइवर ने कंप्लीट किया है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्योंकि मुझे एरिया लेना है और ये शेप बन रही है रेक्टेंगल, तो 0.4 अगर इसकी लेंथ है और 10 इसकी ब्रेथ है या हाइट है, तो आपने 10 इंटू 0.4 किया, क्या आंसर आ गया? 4 मीटर आ गया, विच मीन्स के 4 मीटर उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया सोचते हुए। ठीक है, थिंकिंग डिस्टेंस है ये। 0.4 पर ब्रेक अप्लाई हो गया और 0.4 से लेकर 3.6। मुझे बताएं ब्रेकिंग टाइम कितना है? 3.2 क्योंकि 0.4 से 3.6 तक है, तो 3.6 माइनस 0.4 इज 3.2। ठीक है, 3.2। तो 3.2 इज द ब्रेकिंग टाइम। और क्योंकि हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हम इसका एरिया लेंगे, तो एरिया लेने के लिए आप, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस इज 3.2 एंड हाइट इज 10, सो हाफ इंटू 3.2 इंटू 10 इज 16 मीटर। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया 16 मीटर। कोई मुझे बताएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आप ब्रेकिंग सर ऐड सम ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड थिंकिंग डिस्टेंस। वेरी गुड। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आप इन दोनों डिस्टेंसेस को, कि थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो एक्चुअली तो उसने नई सिचुएशन ऑब्जर्व कर ली थी यहाँ पर। मतलब जैसे मैंने बोला, जैसे हसन ने एग्जांपल दी कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपके सामने एकदम से एक बिल्ली आ जाती है, तो ऑफ कोर्स आपने उस बिल्ली को के ऊपर तो साइकिल नहीं चलानी, तो आपने ब्रेक अप्लाई करना है। लेकिन आप ब्रेक अप्लाई फौरन से नहीं करते। ऑफ कोर्स आपने देखा, आपने ब्रेक अप्लाई की, और आपने जब ब्रेक अप्लाई किए तो एक टाइम, एक डिस्टेंस कवर होगा साइकिल के रेस्ट में आने तक। तो एक्चुअली 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो गया है जहाँ ब्रेकिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब आपने नई सिचुएशन ऑब्जर्व करने से रेस्ट में आने तक 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। ये बात समझ आ गई सबको? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस। सही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस में आप याद रखिएगा ये सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस नहीं है, सही है, या सिर्फ थिंकिंग डिस्टेंस नहीं है, ये दोनों है। बात समझ आ रही है आपको? तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, सही है, तो आप मुझे बताएं कि जैसे मैं बात करूं, सेम स्पीड से एक ट्रक और एक कार मूव कर रही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा किसका हो? सेम स्पीड से एक ट्रक है और एक कार है, वो मूव कर रही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा किसका होगा? सर ट्रक का ही होगा ऑब्वियसली। ट्रक का ज्यादा होगा। प्लस लड़कों ने जिन्होंने गाड़ियां चलाई हुई हैं, अगर गाड़ी भरी हुई हो, सही है, फुल हो, मतलब तमाम पैसेंजर सीट्स फुल है और आप ड्राइव कर रहे हैं, सेम स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हैं, एक अकेले और एक विद द कार हैविंग फुल पैसेंजर्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा किस में होता है?
अगर आप सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करें तो गाड़ी ज्यादा देर से रुकती है कब? जब वो गाड़ी सर भरी हुई हो। भरी हुई गाड़ी हो तो उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है, मतलब आप थोड़ा फासला रखकर फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं कि मेरी गाड़ी यहाँ तक रुक जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, दो लोग भाग रहे हैं सेम स्पीड से, एक बहुत पतला और एक बहुत मोटा, तो जो मोटा बंदा है ले लिया मेरी और फात की। हाँ, आपकी और फहद की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक मोटा और एक पतला बंदा भाग रहा है, तो जो मोटा बंदा है ना, उसको रुकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस चाहिए होता है, मतलब जब भागते हुए उसको रुकना है तो ऑफ कोर्स वो पहले से ही जो है ना अंदाजा लगा लेता है कि मुझे इतना डिस्टेंस तक अब जो है वो स्पीड अपनी कम करना शुरू करनी है भागते हुए, और पतला जो बंदा होता है उसको रुकने में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो मास ऑफ कार, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा होता है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह से स्पीड। अब हम बात करते हैं, दो कार्स हैं और दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है लेकिन स्पीड में डिफरेंस है, एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है। तो मुझे बताएं ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस किसका होगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ऑफ कोर्स उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का ताल्लुक होता है टायर्स से, रोड की कंडीशन से और ब्रेक से। ठीक है, मतलब जिस गाड़ी के ब्रेक बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर पाती है, वो कार रुक, मतलब अच्छा जो है ना वो जल्दी रुक जाती है। और सिमिलरली लेकिन अगर एक रोड बहुत स्मूथ है, ठीक है, या हम बात कर लेते हैं कि एक रोड है जिस पर पानी है, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी ना, तो ऐसे रोड पर स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होता है या कम होता है? फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वो तो कम होगा वैसे। कम हो जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सही है ना, एक अनइवन रोड पर आपकी गाड़ी फौरन रुक जाएगी, लेकिन अगर एक स्मूथ रोड है, एक लेस फ्रिक्शन जो है वो आपके पास सरफेस है, तो उसमें रुकने के लिए उस पर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर करता है ऑब्जेक्ट। रिएक्शन टाइम, एक फॉर एग्जांपल एक जो है गाड़ी का ड्राइवर है, वो एज जो है ना उसकी एज बहुत ज्यादा है, और एक गाड़ी का ड्राइवर है वो बंदा जो है वो यंग है, तो जो यंग लोग होते हैं उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, मतलब वो जल्दी से नई सिचुएशन के साथ फौरन से डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक ओल्ड एज ड्राइवर है तो वो थोड़ा, उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है। आप मुझे बताएं, रिएक्शन टाइम अगर ज्यादा है, जैसे एक ड्राइवर ओल्ड है और एक ड्राइवर यंग है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम किसका होगा? यंग वाले का। सर यंग वाले का, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम वो जल्दी से ही सोच लेगा ये करना। कम है। ठीक है, ब्रेक कंडीशन, अगर ब्रेक अच्छे हैं, ब्रेक कंडीशन अच्छी है, तो फिर क्या होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस को? कम हो जाएगा। वॉर्न आउट टायर्स, वॉर्न आउट टायर्स का मतलब है जिनकी ग्रिप खराब हुई भी होती है, तो वो गाड़ियां जो है वो सिर्फ वेट कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब पानी वेट कंडीशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रोड की कंडीशन की बात नहीं हो रही, अब ये हो रही है वॉर्न आउट टायर, मतलब रोड बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ये आपकी गाड़ी के टायर का मसला है। ऐसी गाड़ियां जिनके ब्रेक्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन मसला क्या है, आपका जो टायर है उसकी ग्रिप ही नहीं है, तो जब टायर की ग्रिप नहीं होगी, ब्रेक अप्लाई भी कर लेंगे आप, तो गाड़ी क्या करती है, स्केट करती है। समझ आ रही बात? ठीक है, ब्रेक अप्लाई हुआ होता है, गाड़ी का व्हील रोटेट नहीं कर रहा होता, लेकिन गाड़ी स्किड करती हुई जा रही होती है आगे। ठीक है, उसमें भी स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर हो गई ये बात सबको? जी सर। ओके, अब ये कॉपी करें, सर्कुलर मोशन। नहीं सर। ओके, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं बेटा? अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्कल में मूव करते हुए देख रहे हैं तो उसके मोशन को आप कहेंगे, उसकी मूवमेंट को आप कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सही है, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मुझे जरा डिफाइन करें, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर इब्राहिम अपनी डेफिनेशन को आप ठीक करेंगे। डेफिनेशन हसन उमरानी ने बताई है, हसन उमरानी दोबारा बता दें। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेरी गुड, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सर स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है।
सही है। और भी कोई बताए हसन उमरानी के अलावा, जिन जिनको पता है, कोई डेफिनेशन, कोई एग्जांपल कुछ देना चाहें जरा। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है? Speed is distance upon time. Velocity is displacement upon time. वेरी गुड। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड स्केलर होती है, मतलब स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी वेक्टर होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अब एक बात जरा गौर से सुने और उसका जवाब दें। यहाँ पर हमने बनाया हुआ है कि दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। अर्थ revolves around sun with a constant speed. Is earth accelerating or not? Yes, sir. सर अब बताएं। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड No. constant speed. क्या अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है? जवाब कहते हैं नो, और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं यस। तो जो लोग जवाब, आप मुझे बताएं नो क्यों कह सर अभी तो आप कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड, तो हाँ। एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज नहीं होती क्या? अच्छा, जो लोग अच्छा Yes, sir. जवाब Yes. का आर्गुमेंट ये है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही इसलिए एक्सेलरेशन नहीं है। बाकी लोगों का आर्गुमेंट क्या है? सर sir, होती I है think acceleration. correct. यस फहद बोलें। सर मैं बोल रहा था एक्सेलरेशन होती है क्योंकि सर डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमारे पास है ना वेलोसिटी में डायरेक्शन का। जी सर। अच्छा जी, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मिस्टर जवाद रजा, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज रिवॉल्व कर रहे थे तो डायरेक्शन का वेरी गुड। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज डायरेक्शन। क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ की चाहे स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो, अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड but because of change in direction, which is actually called change in velocity. ओके सर। मिस्टर जवाद रजा, समझ आई आपको बात? अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज ना करे लेकिन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो तो हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही है वो चीज। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है का मतलब ये नहीं है कि अर्थ की स्पीड बढ़ रही है। अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड की वजह से हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो अब आप देखें यहाँ पर ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, तो ऑफ कोर्स चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो, इट हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन टू रिवॉल्व अराउंड सन, व्हिच मींस अर्थ इज एक्सेलरेटिंग। तो अब ऊपर एक बात लिखी हुई है, जरा दोबारा से पढ़ते हैं। टू मेक ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। रिजल्टेंट फोर्स अभी मैंने आपको बताया था अनबैलेंस्ड फोर्स को कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स को कहते हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए होती है। रिपीट करें मेरी बात, रिजल्टेंट फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स को कहते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराती है। रिपीट करेगा तो दोबारा पढ़ते हैं। टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में रिवॉल्व करा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन है क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन और उस ऑब्जेक्ट की फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। देखो फोर्स का काम है, इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होता है इसका? इस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लिखा हुआ ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। द पर्पस ऑफ दिस फोर्स इज टू नॉट टू लेट द ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द सर्कल, व्हिच मींस इस फोर्स का काम है ऑब्जेक्ट को सर्कल से दूर जाने ना देना। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को दूर जाने नहीं दे रही, जैसे अगर अर्थ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर जाने नहीं देगी, which means the direction of the centripetal force is towards the sun, which is the center of the circle. हमेशा एक्सेलरेशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी उस ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी, और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है सर्कल के सरकमफेरेंस पर, इसलिए इस पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू सर्कल होगी, व्हिच मींस अगर मैं इस पूरी बात को समराइज करूं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड सेंटर
direction of acceleration towards center, direction of velocity tangent to side. Tangent means 90 degree to force. अब कुछ और एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन की जो यहाँ पर लिखी हुई हैं. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को जैसे स्टोन को टाई करते हैं स्ट्रिंग के थ्रू और आप उसको मतलब सर्कल में रिवॉल्व कराते हैं, तो ऐसे सर्कुलर मोशन के लिए टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग में है एक्ट्स एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. सिमिलरली इफ यू आर टर्निंग अ कार अराउंड कॉर्नर, आप एक राउंड अबाउट पर गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपने डायरेक्शन चेंज करनी है. तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए सर्कुलर मोशन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड इज एक्टिंग एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स टू मेक योर कार टर्न अराउंड द कॉर्नर. जहाज अगर फॉर एग्जांपल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है. एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होगी. सर इधर ड्रैग नहीं सकते शिप अगर सर्कुलर मूव कर रही है, तो फिर वो लिख सकते हैं, लेकिन वो इधर छठी के बाद साथ में होगी. मतलब एयर रेजिस्टेंस क्यों जरूरी होगी? हाँ दोबारा बोलें मोहम्मद जवाद राव. सर वो एयर रेजिस्टेंस क्यों जरूरी होगी? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो मुझे बताएं, एरोप्लेन को मुझे डायरेक्शन चेंज करवानी है. डायरेक्शन चेंज का मतलब है नॉर्थ जा रहा है, मुझे ईस्ट लेके जाना है, क्या करूं? डायरेक्शन चेंज करनी नहीं करनी? हैंडल मोड़ दे सर, मतलब वो जो खुद ही घूमेगा ना फिर. सुभान अल्लाह, फिर तो स्पेस में यही होना चाहिए अच्छा, कि हाँ, नहीं वाले उसको बेचारे उसको एक स्पेसिफिक एंगल पर, अगर यहाँ से आपने एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है या आपने फॉर एग्जांपल एक स्पेसशिप लॉन्च करनी है और आपने भेजना है उसको मून भेजना है एक आपके पास प्रोब को, तो वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं होके आ जाता? स्पेस में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाती. समझ रहे हैं? स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है कोई भी. अगर आप स्पेसशिप भेजेंगे, कोई प्रोब भेजेंगे, तो उसको उसकी डायरेक्शन फिक्स होना जरूरी है, वरना वो कहीं का कहीं निकल जाएगा. सही है ना? एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं होगी तो फिर सर्कुलर मोशन नहीं होगा. मतलब ये जो एरोप्लेन है ये अपनी डायरेक्शन एयर रेजिस्टेंस की वजह से चेंज करते हैं. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते. तो सर फिर ये अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है. जी बेटा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन that is keeping the electron in a circular path around the nucleus. इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स है. चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फोर्स में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ये भी आपने पढ़ा है अभी मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, ठीक है. सीआरओ में भी मैंने कुछ बच्चों को जिनको पढ़ाया वो पढ़ाया है, जिनको नहीं पढ़ाया वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ये कर लिया आप लोगों ने कॉपी? जी सर. फाइनली ये आखिरी चीज है, इसको कॉपी करें फिर हम पास्ट पेपर्स पे जाएंगे. चलें जी. न्यूटन्स थर्ड लॉ. अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट्स आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है. तो थर्ड लॉ डायरेक्टली जो कोर्स में है उसको हम रीड कर रहे हैं. थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए है और वो ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई करता है, तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स अप्लाई करेगा. मैग्नीट्यूड फोर्सेस का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है. अब आप इस केस में देखें, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन. क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ पेयर्स हैं या नहीं है? है या नहीं है? सर है. नहीं है, ये न्यूटन थर्ड लॉ पेयर्स नहीं है. वजह ये है कि वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन ऑब्जेक्ट. तो अब मुझे बताएं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए या नहीं? अर्थ, टेबल और ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बुक, ठीक है. 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए. न्यूटन थर्ड लॉ 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होगा, विच मीन्स कि हम ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की बात कर रहे होंगे. ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ पेयर्स ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो ये 2 फोर्सेस होंगी, 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा. ये 4 बातें जो यहाँ लिखी हुई, ठीक है. 2 फोर्सेस, 2 ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल. तो इस केस में हम अगर ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल द फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल बाय द बुक ऑन द टेबल एंड फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द बुक, देन दिस विल बी कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ पेयर. क्लियर है यहाँ तक सबको? जी. हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को इक्वल नहीं देखना, हमने ये देखना है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हों
और जितनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा रहा हो उतनी फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर लगा रहा हो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट होंगी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट राइट पे फोर्स लगा रहा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट पर फोर्स लगा रहा होगा। ये आपके लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के डायनामिक्स के, और हम ये कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर।